नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th की फिजिक्स का कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हम आपकी 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आईआईटी जेई मेंस और एडवांस और नीट का वेटेज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लेक्चर फर्स्ट के अंदर शुरू करेंगे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज आपके टॉपिक रहने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाई फ्रिक्शन के कारण, कॉन्टैक्ट के कारण और इंडक्शन के कारण। हम इनको 3 मेथड से चार्ज करना सीखेंगे किसी भी बॉडी को। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे 12th की फिजिक्स। ठीक है, तो देखो 12th की फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है वो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद स्टैटिक चार्ज। किसके साथ में डील करते हैं? स्टैटिक चार्ज के साथ में डील करते हैं। एंड फिनोमेना प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है क्या? तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, जिसके अंदर आपका चार्ज कहाँ पर रहता हो, कहाँ पर रहता हो भाई? रेस्ट के ऊपर रहता हो। क्लियर है क्या? तो जब चार्ज रेस्ट में है तो उससे संबंधित जो फिजिक्स होती है उसको कौन सी फिजिक्स कहते हैं भाई? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो नामों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। अब इलेक्ट्रॉन का हम आगे नाम देखें क्या भाई? चार्ज। और रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होती है भाई आपकी? क्या हो भाई? जीरो हो। तब हम क्या कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो 12th की जो फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट को मैं कुल मिलाकर इन 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पार्ट होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सेकेंड पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फोर्थ पार्ट होगा वो होगा गाउस के लॉ। ठीक है, गाउस लॉ। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। कुल मिलाकर हम 5 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करके आगे हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले साइंटिस्ट थेलस ने जाना था। तो देखो थेलस ने क्या कहा था कि बिफोर 600 BC साइंटिस्ट थेलस ऑब्जर्व्ड दैट व्हेनेवर टू बॉडीज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर then attracts tiny molecules like paper piece. This additional property of matter due to which it attract tiny molecules towards it is further known as charge। देखो इन्होंने क्या कहा था, थेलस ने क्या कहा था? थेलस ने कहा था कि जब हम क्या करते हैं, जब दो बॉडीज को आपस में क्या करते हैं भाई? हमें रब करते हैं। ठीक है, अब रब करके जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक तो ये ए नाम की बॉडी है, ये एक बी नाम की बॉडी है। मैं इनको दोनों को आपस में ऐसे रब करता हूँ। अब रब करके मैं क्या करता हूँ भाई? इन एक इसमें से एक बॉडी को यहाँ से लेता हूँ और इस बॉडी को मैं नीचे की और कुछ पेपर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के पीस हैं उसको मैं नीचे गिरा देता हूँ। तो ये बॉडी क्या करती है भाई? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इस अट्रैक्शन के फिनोमेना को देखते हुए आपके थेलस नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो घटना यहाँ पर घटित हो रही है वो किसके कारण हो रही है भाई? आपके चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है क्या बात? तो मैंने चार्ज का ओरिजिन बता दिया, यानी कि चार्ज कैसे बना था। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम डिफाइन करेंगे तो देखो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना? जैसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम किसी भी एक्सटर्नल चीजों के द्वारा, जैसे आपके पास में मास है। अब मास के ऊपर मैं जब कोई फोर्स लगा दूं, ठीक है, जब कोई वेलोसिटी लगा दूं, जब कोई मोमेंटम लगा दूं, ठीक है, और जब कोई मैं कोई एक्सेलरेशन लगवा दूं, नॉर्मली वे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मास चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर मास क्या नहीं होता है भाई? चेंज नहीं होता है। कभी जब फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एटीसी में लगा दूं तो ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता, यानी बदलता नहीं है। तो इसी प्रकार से आपकी जो चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो, किसी भी मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पर चार्ज शो करता है। ठीक है ना? तो देखो क्या कहता है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण हम क्या फील करते हैं भाई? यहाँ से हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को यहाँ पर फील करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका। तो देखो टाइप ऑफ चार्ज। तो चार्ज होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ चार्जेज। कितने प्रकार का भाई? 2 टाइप का। तो फर्स्ट टाइप है इसका पॉजिटिव चार्ज और सेकंड टाइप है इसका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव को और नेगेटिव को डिफाइन करने के लिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन करता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई एक ये एटम है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या कहा है भाई? इस एटम के अंदर कुछ सेल्स बनी हुई हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियस बना हुआ है। इन सेल्स के अंदर जो ऑर्बिट बोलते हैं आप इसको, तो इन सेल्स के अंदर कौन रहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये आपका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कौन रहता है भाई? एक तो न्यूट्रॉन रहता है, एक ही प्रोटॉन रहता है। तो प्रोटॉन तो किस चार्ज को शो करेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज को। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस चार्ज को शो करेगा भाई? नेगेटिव चार्ज को। क्लियर है क्या? तो देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं कि इफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन का साइन है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, ग्रेटर हो किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे भाई, आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहेंगे, या फिर उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। क्लियर है। दूसरी बात है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है भाई, कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो भाई, ग्रेटर हो किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो उस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहेंगे भाई, नेगेटिव चार्ज बॉडी कहेंगे। यानी कहने का मतलब इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो भाई, ग्रेटर हो या फिर ज्यादा हो किसके किसके साथ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर मैं कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, तो उस बॉडी को हम कौन सी बॉडी कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहेंगे। क्लियर है। और अगर किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, क्या हो भाई, ग्रेटर हो, ठीक है, और किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी प्रोटॉन क्या हो भाई इसके अंदर कम हो, तो इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज बॉडी कहेंगे। क्लियर है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो गई। अब देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से संबंधित हम एक नोट पढ़ेंगे। तो ये नोट क्या कहता है कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्या हो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। कौन सी बॉडी कहते हैं भाई, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो यही नोट कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी आर इक्वल देन बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो बॉडी क्या कहलाती है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाती है। तो इस बात का यानी इस नोट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है नहीं, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो सही, बट जितने इलेक्ट्रॉन है जितने प्रोटॉन है वो दोनों की संख्या में बराबर है, ठीक है ना, इस कारण से वो इलेक्ट्रिकली क्या है भाई, न्यूट्रल है। क्लियर है। ये पॉइंट आगे आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। क्लियर है। तो देखो आगे का पॉइंट हम पढ़ते हैं, आपके इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट को पढ़ने के लिए हमने एक बार 10th क्लास के अंदर आपकी चार्ज की बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो 10th क्लास के अंदर हम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो वहां पर हम एक डेफिनेशन देखते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आई बोलते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से मैं क्या कह देता हूँ, क्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, आई और टी। अब देखो आपका आई और टी, यानी आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर यूनिट होती है, ठीक है। और आपकी टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है भाई, यहाँ पर इंटू ही था ना, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो आपकी चार्ज की जो यूनिट बनती है, किसकी भाई, चार्ज की यूनिट बनती है कौन सी, एसआई यूनिट। वो क्या बनती है भाई, एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड को हम हमारी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं भाई, कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलॉम बोलते हैं। क्लियर है। तो देखो अब हमने यहाँ पर कहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, या फिर इसकी दूसरी यूनिट क्या हो सकती है भाई, एम्पियर इनटू सेकंड। मैंने दोनों को यहाँ पर डिस्कस करते हुए आपको बता दिया। क्लियर है। अब देखो आगे देखते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला, तो एम्पियर को डायमेंशन के अंदर किस प्रकार से लिखते हैं भाई, यहाँ पे एम्पियर को डायमेंशन के अंदर लिखते हैं हम ए की पावर 1, ठीक है। और टाइम को यानी सेकंड को आप क्या लिखते हैं, टी की पावर 1, ठीक है। ये डायमेंशन हो गई। अगर ये आपको कहीं पर नहीं मिले तो आपको शायद ऐसी भी मिल सकती है, m0, L0 और T1 और A की पावर 1, ठीक है। ये यूनिट, सॉरी ये डायमेंशन भी आपको लिखी हुई मिल सकती है। तो ये और ये वाली दोनों ही डायमेंशन क्या है भाई, आपकी चार्ज की डायमेंशन है। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पर आपकी चार्ज की सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो अब सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो ऐसा यूनिट तो देखिए हमने, और ऐसा यूनिट के बाद में देखेंगे यहाँ पर सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज को मैं यहाँ पर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वन है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब पहली यूनिट होती है सीजीएस के अंदर, वो होती है ईएसयू जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। दूसरी यूनिट होती है ईएमयू जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम स्टेट कूलम्ब भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम एब्सोल्यूट कूलम्ब भी बोलते हैं। इस स्टेट कूलम्ब को हम हमारी दूसरी भाषा के अंदर फ्रैंकलिन भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट कूलम्ब को हम एब कूलम्ब भी बोलते हैं। क्लियर है। ये आपकी सीजीएस यूनिट है, ईएसयू और ईएमयू। क्लियर है। अब देखो मैं एक इनके बीच में रिलेशन देखता हूँ, कौन कौन सा रिलेशन है भाई, कि आपकी एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन देखता हूँ। तो रिलेशन क्या होता है कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम होते हैं, ठीक है, जिसको हम ईएसयू बोलते हैं। और 1 ईएमयू, यहाँ पर ईएमयू है, ठीक है ना, ये ईएमयू, ठीक है ना, 1 ईएमयू इक्वल टू क्या होता है भाई, 10⁻⁻1 या फिर 10 कूलम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, किन किन के बीच में भाई, आपका ईएमयू एंड ईएसयू,
ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकता है आपको, एक नंबर का, आपकी बोर्ड के नजरिए से बता रहा हूं मैं, अभी थोड़ा सा लेवल के ऊपर नहीं जा पाएंगे हम, एक दो दिन तक का जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन करेंगे तब तक, ठीक है। तो एक तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपको इस प्रकार से पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी ईएसयू इन वन ईएमयू, ठीक है ना, ये भी कह सकता है। तो देखो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वन ईएमयू इक्वल टू, हम जानते हैं यहाँ से इस रिलेशन से, तो वन ईएमयू इक्वल टू होता है क्या भाई, वन ईएमयू इक्वल टू होता है 10 कूलॉम, ठीक है। अब वन ईएमयू को मैं क्या लिख दूं भाई, 10 इंटू 1 कूलॉम ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब 1 EMU इक्वल टू 10 इंटू 1 कूलॉम को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यहाँ पर 1 कूलॉम का वैल्यू लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 रेज पावर 9, क्या लिखता हूं भाई, ई, यहाँ पर 9 है, ठीक है, एस यू, ठीक है। तो 1 EMU इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज पावर 10, ठीक है। और ESU यानी कि 1 EMU के अंदर कितने ESU होते हैं, 3 इंटू 10 रेज पावर 10 ESU होते हैं। क्लियर है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब देखो चार्ज के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो चार्ज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि चार्ज होता है वो आपकी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्लियर है। तो देखो सेकंड नंबर का फैक्ट क्या है भाई, सेकंड नंबर का फैक्ट है कि सेम चार्ज, यानी कि सेम चार्ज कौन से हो गए, जैसे कंसीडर करो कि एक तो प्लस है और एक प्लस है, तो ये तो दोनों आपस में क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और जब मैं ये कह दूं कि आपके पास में एक तो नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आपके अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है क्या। तो देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट। किसके कारण अट्रैक्ट करती है, इंडक्शन इफेक्ट के कारण वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब देखो इंडक्शन इफेक्ट को यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास में एक यहाँ पर एक चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, जस्ट कि मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाकर भी दिखाया हुआ है। तो इस नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी का होने का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, आपका नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी लेकर आता हूँ मैं। न्यूट्रल बॉडी कौन सी होती है भाई, जिसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसके भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है ना। वो बॉडी होती है वो नेचुरली न्यूट्रल बॉडी होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके पास में प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको इस माइनस वाली को, यानी कि इस ए नाम की बॉडी को बी नाम की बॉडी के पास में लेकर आता हूं, तो इसके अंदर प्लस और माइनस और प्लस और माइनस और प्लस और माइनस इस प्रकार से इधर की ओर पड़े थे, ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रकार से पड़े थे। क्लियर है। तो अब मैं जैसे ही इसके पास में लेकर आता हूं, तो देखो यहाँ पर ये ए नाम की बॉडी आ गई जिसके ऊपर क्या पड़ा है भाई, प्लस चार्ज पड़ा है। क्लियर है। और मैंने इस बी नाम की बॉडी को यहाँ पर शो किया, तो इसके अंदर जो चार्ज था वो क्या हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस प्रकार से, तो माइनस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, यहाँ पर इस पॉइंट के अनुसार अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस वाले के पास में कौन आना चाहिए भाई, प्लस वाला चार्ज आना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर की ओर तो क्या लग जाता है भाई, प्लस चार्ज का एक तरफ आ जाता है, और दूसरी तरफ कौन सा चार्ज आ जाता है भाई, माइनस चार्ज आ जाता है। दूसरी तरफ माइनस क्यों आता है, क्योंकि माइनस माइनस को क्या करता है भाई, रिपेल करता है। क्लियर है। तो देखो ये चार्ज और ये माइनस चार्ज, इनके बीच में तो क्या लगता है भाई, रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। और इस माइनस के बीच में, इस प्लस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्लियर है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को शो किया है, यहाँ पर एक नेचुरली न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पर सेपरेट किया है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस सॉरी नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर ये चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस फिनोमिना को देखो, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उस फिनोमिना को हम फिजिक्स के अंदर पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर है। तो देखो इस माइनस के कारण और इस प्लस के कारण यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इस माइनस के कारण और इस माइनस के कारण यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और यहाँ पर नेचुरली न्यूट्रल बॉडी थी जिसके कारण, जिसके अंदर इस प्लस के कारण यहाँ पर इधर की ओर इस सरफेस की ओर तो क्या आ जाता है भाई, आपका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसकी दूर की ओर यहाँ पर प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्लस चार्ज के कारण और इस माइनस चार्ज के कारण तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और इस प्लस के कारण और इस प्लस के कारण यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको आपके पास में पॉइंट क्या कहता है भाई, चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी
ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट के कारण वो अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है। क्लियर है? और इस अट्रैक्शन और रिपेल्सन के कारण यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स काम करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे। तो चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है भाई? आपकी फेराडे है। और 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम, यानी 96,500 कूलम होता है। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पर नेक्स्ट में फिफ्थ नंबर का पॉइंट कहता है कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। बिना मास के चार्ज पॉसिबल है, बट विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बट विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। तो बिना मास के चार्ज क्या होता है भाई? पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है ना, कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज है और उसके ऊपर मास नहीं है, ये घटना पॉसिबल नहीं है। बट एक बॉडी के ऊपर मास है और उसके पास में चार्ज नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से, मेरे पास में एक एग्जांपल दे देता हूं मैं न्यूट्रॉन का। तो देखो न्यूट्रॉन के पास में जो चार्ज होता है वो तो जीरो होता है, बट मास क्या होता है भाई? 1.675 इंटू 10⁻20 माइनस का 27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो बिना मास के चार्ज तो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे सपोज करो कि आपके पास में एक न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी के पास में क्या होता है भाई? जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। ठीक है, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर इसके पास में चार्ज क्या है भाई? चार्ज का नेट क्या है भाई? क्यू नेट क्या है? जीरो ही तो है। ठीक है, तो जीरो है, तो हम यहाँ पर ये क्या कहेंगे भाई कि इसका कुछ ना कुछ तो मास तो होगा ही ना, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। बट इसके पास में चार्ज क्या है भाई? जीरो है। ध्यान रखना इस बात का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो, तो हमने यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनका चार्ज और मास लिख रखा है यहाँ पर, जो कि आपको कई न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए काम में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और मास होता है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो जीरो होता है। क्लियर है? और इसका मास होता है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। क्लियर है? तो देखो, मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं हम। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो क्या होता है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए होता है कि अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब हीलियम को किस प्रकार से लिखते हैं? हम हीलियम को लिखते हैं, 2 नंबर का आता है ना ये, तो 2He4 लिखते हैं। तो यही तो आपका चार्ज से यहाँ से तो कैलकुलेट करते हैं आप। तो यहाँ पर 2 और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2E। तो यहाँ पर इसका चार्ज कितना हो गया? 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6। इसका ये रैंडम वैल्यू ले लेना, यानी मॉडुलस वैल्यू ले लेना। तो मॉडुलस के अंदर डालोगे किसको भाई? इसको माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को, तो ये प्लस होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, रैंडम वैल्यू लेते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये कितना आ जाता है भाई? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आ जाता है। ये किसका चार्ज है भाई? आपके अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और इसका जो मास होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसके 4 टाइम्स। ठीक है, आगे की ओर देखो, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है भाई? आपका 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू होता है, और जो इसका मास होता है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट में इसका 7th नंबर का पॉइंट, अब कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स को काम में लेना पड़ेगा। क्यों? कि चार्ज की जो एक गुलाम नाम की जो यूनिट है वो एक अपने आप में बहुत लार्ज यूनिट है। क्लियर है? इसको मैं आगे की ओर कुछ न्यूमेरिकली सॉल्यूशन करवाऊंगा, तब आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर कहते हैं 1 मिली कुलाम इक्वल टू 10⁻⁻³ कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कुलाम, 1 नैनो के अंदर कितना होता है? 10⁻9, 1 पिको के अंदर कितना होता है? 10⁻12 कुलाम। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चार्ज के बारे में यहाँ पर 2 चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक तो स्टैटिक और एक मूविंग चार्ज के बारे में। तो चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो उस कंडीशन में वो चार्ज केवल और केवल एक प्रकार का फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कहेंगे कि व्हेन ए चार्ज इन ए स्टैटिक कंडीशन देन इट्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ फील्ड एंड दैट फील्ड वी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स पॉइंट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब हो गया कि वी नॉट इक्वल टू क्या है भाई? 0। ठीक है, अब आगे देखो, मूविंग चार्ज होता है वो 2 प्रकार की मोशन को शो कर सकता है। तो 2 प्रकार की मोशन कौन सी होगी? एक तो यूनिफॉर्म और एक ही नॉन यूनिफॉर्म।
जब वो यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगी। अब वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल टू उस चार्ज की यूनिफॉर्म मोशन होगी, तो उस कंडीशन में वो टू टाइप्स के फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और उन फील्ड्स को हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर पॉइंट? देखो दोबारा सुन लो कि व्हेन ए चार्ज इन मूविंग कंडीशन देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, then it's produced two type of fields, and that fields we known as electric and magnetic. That point is clear now. Next point कि आपके पास में जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तब उस कंडीशन में वो तीन चीजों को शो करेगा। फर्स्ट तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, सेकंड वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो चार्ज एक्सिलरेटेड है, ठीक है, एक्सिलरेटेड होने का मीनिंग समझो पहले तो कि एक्सिलरेटेड होने का मतलब ये हो गया कि आपके पास में पहले तो वो 1 की स्पीड से चल रहा है, फिर 2 की स्पीड से चल रहा है, फिर आगे की आने वाली 1 सेकंड बाद में वो 3 की स्पीड से चल रहा है, फिर आगे की और आने वाली 1 सेकंड के बाद में वो 4 की स्पीड से चल रहा है। तो देखो वो क्या हो रहा है भाई, चार्ज आपका एक्सिलरेटेड हो रहा है। तो एक्सिलरेटेड चार्ज जब होता है तो उस कंडीशन में वो चार्ज इस ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस चार्ज इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में वो होता है, तब क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसको प्रोड्यूस करता है भाई, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है क्या? इस पॉइंट को आप दोबारा समझ लो कि व्हेन द चार्ज इन मूविंग कंडीशन एंड इट्स वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, then it's produced electric magnetic field, and due to that electric and magnetic field it's produced electromagnetic wave। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है वहेन क्या हो भाई, एक्सेलरेटेड चार्ज की कंडीशन में। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करके वो क्या शो करेगा आपको, एनर्जी की टर्म्स को शो करेगा। क्लियर है? तो देखो आगे की ओर बढ़ते हैं इसके अंदर आपका 9th नंबर का टॉपिक लेकर। तो देखो 9th नंबर का पॉइंट क्या कहता है, 9th नंबर का पॉइंट कहता है कि चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। क्या है भाई, चार्ज एक ट्रांसफेरेबल फिजिकल क्वांटिटी है। whenever a neutral body is positively charged then its mass will slightly decrease, and if a neutral body gets negatively charged then its mass will slightly increase। क्लियर है? तो देखो इस पॉइंट को मैं समझाता हूं आपको कि जब किसी भी बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज होने का मीनिंग क्या दिखाती है, पॉजिटिव चार्ज होने का मीनिंग ये दिखाती है कि जैसे सपोज करो कि आपके पास में ये तो एक ए बॉडी है, ये एक बी बॉडी है। अब मैंने ये कहा है कि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है, और इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को रब करता हूं। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आ गया, या फिर मैं कहूं कि मैं जब इनको रब करता हूं तो इसके पास में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कहां से, यहां इनके आपस में रब करने के कारण। तो मैंने ये कहा कि इसके पास में तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको रब करने के बाद में यहाँ पर जो भी चार्ज बचता है तो वो उस चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब नेचर क्या हो सकता है, उसका पॉजिटिव नेचर हो सकता है, नेगेटिव नेचर हो सकता है। अगर पॉजिटिव नेचर है तो इस बॉडी के अंदर से आपका मास हुआ है, वो मास स्लाइडली डिक्रीज हुआ है, यानी कि कम हुआ है। और अगर इस बॉडी के पास में नेगेटिव चार्ज है तो इस बॉडी का चार्ज है वो स्लाइडली इंक्रीज हुआ है। यानी कहने का मतलब, पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब कि पॉजिटिव किसी भी बॉडी को अपना चार्ज देता है, और नेगेटिव होता है वो चार्ज लेता है। तो देता है उसके पास में क्या होता है भाई, कमी होती है तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उस कमी के कारण उसके मास में क्या आएगी भाई, कमी आएगी, क्योंकि चार्ज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है तो क्या लेकर जाता है, मास को लेकर जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट 10th नंबर का पॉइंट क्या कहता है, 10th नंबर का पॉइंट ये कहता है फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ चार्ज सम इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। तो चार्ज को डिटेक्ट करने और मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेते हैं। तो वो पहला इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इससे चार्ज का नेचर का पता लगाते हैं कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, वोल्ट मीटर, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल देखने के लिए काम में लेते हैं। वी एर वी बी के बारे में इसको पढ़ेंगे हमारे। इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इसके अंदर हम आपके इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के काम में लेते हैं। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है 11th नंबर का, इसके अंदर ये कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है ये, क्वांटाइज्ड होता है, एंड द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई। ई का मतलब हो गया कि एक चार्ज के पास में कितना एक चार्ज के पास में कितना अमाउंट हो सकता है भाई, 1.6 इंटू 10 रेज पावर कितनी भाई, 19 कूलम। ठीक है, and the charge on anybody will some integral multiple of E, that is Q equal to प्लस माइनस का NE। अब देखो क्वांटाइज्ड का मीनिंग समझो। क्वांटाइज्ड क्या होता है भाई, कि एक बॉडी है उसके पास में
चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये हो गया कि आपके पास में जैसे सपोज करो कि ये एक नाम की ए नाम की बॉडी है और ये बी नाम की बॉडी है। मैंने ये कह दिया कि यहां से मैं इनके कुछ भी इंटरेक्शन के कारण एक नेगेटिव चार्ज था वो यहां पर आया है, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज को मैंने कितना अमाउंट का है भाई, ई का है, ई का है मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम का है। तो यहां पर क्या ये E/2 आ सकता है? यहाँ पर बी के पास में नहीं आ सकता, ये कटना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। क्या यहाँ पर इस ई का E/4 आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इस कारण से ये आ कितना सकता है, तो ये केवल और केवल ई ही आ सकता है, ना तो आधा आ सकता, ना इसका कुछ और दूसरा हिस्सा आ सकता। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो क्वांटाइज्ड को समझने के लिए एक तरीका और समझा देता हूँ। हम हमारी घर की जो सीढ़ियां होती हैं उनको बनाते हैं इस प्रकार से, ऐसे ही तो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1e, ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इस स्टेज में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इस स्टेज में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पर इतनी दूरी के ऊपर आप यहाँ पर आकर ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर टर्म नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कारण से ये क्या होता है भाई, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है, यानी कि फिक्स नंबर में होता है। इस प्रकार से एक ही आ गया, दो ही आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, so the charge so the charge on a body can be never, यानी कि वो किसी भी बॉडी के ऊपर 1/3e, 1.5e, 2.5e, ये नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो देखो यहां से एक आपका अलग से कंसेप्ट निकाल कर हम आपको बताएंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड क्वार्क्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से आपके क्वार्क्स पार्टिकल बनते हैं। यानी कि जो ये क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं वो इस प्रकार का चार्ज रखते हैं, ठीक है ना, यानी कि क्वांटाइज्ड चार्ज को नहीं रखते हैं। बट यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एंड क्वार्क्स हैव चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव 1/3e एंड पॉजिटिव नेगेटिव 2/3e, बट द आइसोलेटेड क्वार्क हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। एक आइसोलेटेड क्वार्क यानी कि एक पर्टिकुलर क्वार्क को हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो भाई चार्ज कैसा, ठीक है। जब कोई चीज को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, कौन सी चीज को, आइसोलेटेड क्वार्क को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में चार्ज किस प्रकार से शो कर सकते हैं, ठीक है। सो द क्वांटम ऑफ चार्ज इज स्टिल ई, तो चार्ज का क्वांटम होता है वो क्या होता है भाई, ई ही होता है। क्लियर है। तो देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि 1 कूलम नेगेटिव चार्ज के अंदर अंदर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमारे पास में एक क्वांटम ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने। यहाँ पर क्या होता है भाई, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस का एनी। अगर आप प्लस माइनस एनी के अंदर से प्लस माइनस रैंडमली आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से मैं एन इक्वल टू क्या कह सकता हूँ भाई, क्यू बाई ई। तो देखो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम अपॉन ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 का 19 कूलम, ठीक है। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा यहाँ पर। तो देखो 1/1.6 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 कितनी बन जाएगा, 19 कूलम। अभी भी यही यही रह गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 6.25 इंटू 10 18 यूनिट्स। ये इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे n इक्वल टू। क्लियर है। तो देखो अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। तो देखो ए नेचुरल बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीज बाय 9.1 नैनोग्राम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द न्यूट्रल बॉडी, यानी कि उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया है। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकंड का क्या है भाई, ये फर्स्ट ही तो है ना, वो बॉडी कितने चार्ज को डिक्रीज करती है भाई, कितने मास को डिक्रीज करती है, 9.1 मास को 1 नैनोग्राम को डिक्रीज करती है। तो देखो यहाँ पर आपका डेल्टा एम इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है एन एम ई, ठीक है। तो देखो डेल्टा एम ये डिक्रीज हुआ मास है। तो देखो इसका वैल्यू क्या जाता है 9.1, ठीक है, 9.1 इंटू, अब ये नैनोग्राम है तो नैनोग्राम को हम बदल देंगे माइनस का 9 और ग्राम को हम बदल देंगे किलोग्राम के अंदर, तो 10 ठीक है। एन का वैल्यू आपको निकालना है और एम ई का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10 किलोग्राम। क्लियर है। तो यहाँ से आप एन का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा भाई, आपका एन का वैल्यू आ जाएगा 9.1 इंटू 10 देखो 9 माइनस का 9 एंड माइनस का 3 अपॉन 9.1 इंटू 10 का कितना आ गया भाई, 31, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये कितना आ गया भाई, 10 19 यूनिट आ गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है भाई, 10 19 यूनिट इलेक्ट्रॉन को वो क्या करती है भाई, इस मास को डिक्रीज करती है, तब
खो देती है। जब पॉजिटिवली चार्ज होती है तो वो क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉन को होती तो है, ठीक है। अब देखो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जिसको हम आगे लास्ट में करेंगे, ठीक है, वो स्लाइड में यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, तो किसी बॉडी को चार्ज किस प्रकार से करते हैं। तो किसी बॉडी को चार्ज करने की 3 मेथड है हमारे पास में। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड हैं। तो वो पहला मेथड क्या है भाई, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या फिर रफिंग। किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं या फिर उसके ऊपर रफ करते हैं। तो क्या करते हैं हम, इधर की ओर और इधर की ओर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या पैदा होता है भाई, फ्रिक्शन पैदा होता है। तो उस फ्रिक्शन के कारण हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। क्लियर है। तो देखो ये कहता है कि व्हेन टू बॉडीज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। देयरफॉर द बॉडी व्हिच लॉस द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। जो लॉस करती है इलेक्ट्रॉन्स को वो कौन सा चार्ज लेती है भाई, पॉजिटिव चार्ज को लेती है। एंड द बॉडी व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स गेट नेगेटिवली चार्ज। जो बॉडी आपके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर गेन करती है, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उस कंडीशन में उसके पास में चार्ज कौन सा आता है भाई, नेगेटिवली चार्ज आता है। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या फिर रफिंग कहते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल को देखेंगे हम कि व्हेन ग्लास रोड रफ अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ में क्या करते हैं, ऐसे रफ करते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ, यानी कि ग्लास की रोड से आपके इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ग्लास रोड के अंदर क्या हुआ भाई, आपके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कमी आई, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ भाई, इसके अंदर गेन हो गई सिल्क क्लॉथ के अंदर। तो इसके पास में तो नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके पास में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई ग्लास रोड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज। दैट पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो ये आगे की और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में, जो एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपकी ग्लास रोड के ऊपर होता है और कैट स्किन के ऊपर होता है, क्लॉथ्स के वगैरह के ऊपर और कारपेट वगैरह के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। बट जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर होता है, एबोनाइट की रोड के ऊपर होता है, एम्बर की रोड के ऊपर होता है, प्लास्टिक के ऊपर होता है और रबर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। ये एनसीईआरटी के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर चार्जिंग बाई कंडक्शन या फिर कॉन्टैक्ट। तो चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट को देखने के लिए हमको क्या कहना पड़ेगा कि व्हेनेवर ए चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए न्यूट्रल बॉडी देन न्यूट्रल बॉडी गेट्स चार्ज बाई द सेम नेचर। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक न्यूट्रल बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी रखी हुई है, तो उस चार्ज बॉडी के कारण वो न्यूट्रल बॉडी है वो सेम ही नेचर का। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक ए बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज है और ये एक बी बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है। इस सॉरी ये बी बॉडी है जो न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस बी बॉडी को मैं ए बॉडी के पास में रख देता हूं, तो ए के पास में क्या था भाई, जो भी चार्ज था वो चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वही बात कह रहा है कि व्हेनेवर ए चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए न्यूट्रल बॉडी then neutral body gets charged by the same nature. This process is known as charging by contact or charging by conduction, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल है कि जस्ट सपोज कि मेरे पास में एक यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पड़ी है जिसका नाम मैंने ए दिया है और इसके ऊपर एक आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक यहाँ पर मेरे पास में बी नाम की बॉडी पड़ी है जिसको मैंने न्यूट्रल बॉडी कहा है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब इसके अंदर इसके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ऑफ चार्जेज क्या है भाई, इक्वल है। क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को एक दूसरे के पास में रख देता हूँ इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको इस डायग्राम में शो किया हुआ है। तो ये चार्ज इस ए और बी नाम की बॉडी के ऊपर इंटायर सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर यानी थर्ड प्रोसेस के अंदर इनको क्या कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। तो यहाँ पर जो आपके पास में इसके पास में पॉजिटिव रहता है और इसके पास में पॉजिटिव रहता है, बट इस बॉडी के पास में जो जितना चार्ज था, जैसे सपोज करो कि इसके पास में 6 कूलाम का चार्ज था, तो इस बी नाम की बॉडी के पास में कितना कूलाम का चार्ज आ जाएगा, 3 कूलाम का चार्ज आ जाएगा और इसके पास में भी 3 कूलाम्स का चार्ज आ जाएगा। क्लियर है क्या। यानी कि इनके पास में चार्ज का आगे की ओर क्या हो जाता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा हो जाता है। क्लियर है। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट में इसका एग्जांपल हमने नेगेटिवली से दिखा दिया कि हमारे पास में एक ए नाम की बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी बी रखी हुई है। अब ए और बी को हम क्या कर देते हैं, दोनों को एक जगह पर ऐसे सटाकर रख देते हैं और इस प्रकार से रखकर हम इनको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज ए बॉडी थी उसका अमाउंट का आधा चार्ज है वो ए के पास में रह जाता है, आधा किसके पास में चला जाता है, बी के पास में चला जाता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट यहाँ तक होता है। नेक्स्ट में हम इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 11 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट एंड 10 सेपरेटेड बुलेट चार्ज अपीयर्ड ऑन बोथ स्फीयर आफ्टर द सेपरेशन। पहले तो उनको सेपरेट करो, आपस में सटाकर रखो एक दूसरे के पास में और फिर उनको दूर करो तो उनके पास में चार्ज कितना बचता है। तो आपके पास में एक स्फेरिकल स्फीयर है, पहले तो ये लो, ठीक है। इसके पास में कौन सा चार्ज है, सॉरी इसके पास में कितना चार्ज है, इसके पास में 10 माइक्रोकूलम। इसको यहाँ पर एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखते हैं, नहीं ये चार्ज है वो इसका नीचे की ओर नीचे ग्राउंडेड हो जाएगा। क्लियर है। और इसका नाम दे देता हूँ मैं ए
एक दूसरा मेटेलिक स्फीयर है बी नाम का, जिसके ऊपर चार्ज है माइनस का कितना है 11 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो मैं कह देता हूं कि आपके पास में ये तो क्या है भाई क्यू ए है और ये चार्ज है आपका क्यू बी है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि आपके पास में इनको सटा कर रख देता हूं, इस प्रकार से सेपरेट करके रख देता हूं। तो ये कर दिया मैंने इसका सेपरेशन, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो देखो सेपरेशन करता हूं तो मैंने इनको एक्चुअल में क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है ना, ऐड किया है। तो क्यू नेट इक्वल टू क्या होगा भाई, क्यू ए प्लस का क्यू बी। तो क्यू ए का वैल्यू क्या है आपके पास में 10 माइक्रोकूलम और बी का वैल्यू क्या है आपके पास में माइनस का 11 माइक्रोकूलम। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगी तो क्या जाएगा माइनस का 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसके ऊपर यानी कि ए और बी के ऊपर चार्ज कितना बच जाएगा भाई आपका, वो माइनस का 1 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब देखो मैं इसको आफ्टर सेपरेट करता हूं यानी कि अलग अलग वापस कर देता हूं। तो ये तो ए नाम की बॉडी है, इसको इस इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख देता हूं, और ये बी नाम की बॉडी है, इसको भी इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख देता हूं। तो देखो यहाँ पर इसका जो ये एरिया और वॉल्यूम वगैरह है वो सारी की सारी सेम है। उस टर्म के अंदर इसका जो चार्ज है उसका क्या हो जाएगा भाई, बंटवारा हो जाएगा। तो माइनस का 1 माइक्रोकूलम चार्ज का जो इधर की ओर बंटवारा होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पर माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम प्लस का माइनस क्या होगा भाई यहाँ पर माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसके पास में चार्ज कितना आ जाएगा माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम और इसके पास में भी कितना आ जाएगा माइनस का 0.5 माइक्रो। क्लियर है। तो ये इसका क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन होता है। ये अभी हम आपको मैं कहूं कि मेरे अनुसार ये थर्ड क्लास के या फिर फिफ्थ क्लास के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं आपको भी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन इज प्रोसेस in which a neutral body is charged without any contact with the charged body। यानी कि बिना कांटेक्ट के हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो इंडक्शन फिनोमेना के अंदर या फिर इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन फिनोमेना के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। तो देखो इसका एक डायग्राम से समझते हैं कि चार्जिंग ऑफ सिंगल मेटेलिक स्फीयर यूजिंग इंडक्शन, एक सिंगल मेटेलिक स्फीयर यूज करते हैं और उसको इंडक्शन इफेक्ट से किस प्रकार से चार्ज करते हैं। देखो मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर ए नाम का इस नेचुरल मेटेलिक स्फेरिकल स्फीयर को रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इस स्फीयर के पास में मैं एक इंसुलेटेड स्टैंड से पकड़कर क्या लाता हूँ भाई, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी लाता हूँ। ये क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो इस मेटेलिक स्फीयर के पास में आएगा। तो इस मेटेलिक स्फीयर को क्या कहा है, न्यूट्रल कहा है। तो न्यूट्रल कहने का मतलब इसके पास में जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। ठीक है ना, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जो माइनस चार्ज है उनको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस इधर की ओर तो क्या आ जाएगा भाई आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर से दूर कौन भाग जाएगा भाई आपका पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा। क्लियर है। मैं इस इंसुलेटेड स्टैंड वाली जो इधर की ओर ये बॉडी है इसको मैं क्या करता हूँ भाई यहीं पर पकड़े रखता हूँ और यहाँ पर इस बॉडी को यानी ए नाम की बॉडी को मैं क्या कर देता हूँ भाई किसी कंडक्टिंग वायर के जरिए मैं ग्राउंडेड कर देता हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर क्या चला जाता है भाई, इसके ग्राउंड के अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड के अंदर क्यों चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये अर्थ है और अर्थ होता है वो ओशियन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कितने भी चार्ज डाल सकते हैं। क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपके इंसुलेटेड स्टैंड को तो हम यहीं पर रखते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को तो यहीं पर रखते हैं और आपके पास में जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इधर की ओर इसके अंदर क्या जाता है भाई, इधर की ओर अट्रैक्शन के कारण इधर की ओर रहता है। बट यहाँ पर आपकी इस जगह पर जो चार्ज पॉजिटिव था वो सारा का सारा क्या हो चुका होता है, ग्राउंडेड हो चुका होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं यानी इस आपके पॉजिटिव चार्ज बॉडी को क्या कर लेते हैं यहाँ से हटा लेते हैं और हटाते ही यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या हो जाता है भाई इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर इस प्रकार से कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर बोलते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो आप यहाँ पर कौन सा चार्ज लेकर आए थे, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेकर आऊँ तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो देखो हम आगे की ओर इस इंडक्शन फिनोमेना के कारण या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है चार्जिंग ऑफ टू मेटेलिक स्फीयर यूजिंग इंडक्शन, यानी दो मेटेलिक स्फीयर को क्या करते हैं हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखो क्या है कि मेरे पास में दो मेटेलिक स्फीयर है ए और बी जो नेचुरली क्या है भाई आपके न्यूट्रल है। ठीक है, और इसको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर यहाँ पर मैंने रख रखा है। मैं एक इंसुलेटेड स्टैंड से पकड़कर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहां पर लेकर आता हूं तो इस ए और बी जो न्यूट्रल बॉडी है इनके पास में प्लस और माइनस की संख्या क्या है भाई, बराबर है। ठीक है, क्लियर है। तभी ये क्या है भाई, न्यूट्रल है। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव को लेकर आता हूं तो आपके इनके अंदर जो माइनस है वो तो इधर की ओर इस सरफेस की ओर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ पर बी वाली बॉडी के पास में चले जाएंगे। क्लियर है।
अब मैं इसको इंसुलेटेड स्टैंड जो कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसको मैं यहीं पर रखता हूँ और इन दोनों स्टैंड को क्या कर देता हूँ भाई, एक दूसरे को यहाँ पर दूर दूर कर देता हूँ। तो इसके पास में तो कौन सा चार्ज रह जाता है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव रह जाता है, बी के पास में कौन सा चला जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज चला। क्लियर है। तो आपके पास में मैं क्या कह देता हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को तो यहाँ से आगे वाली टर्म के अंदर हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये डायग्राम नहीं है भाई इसके अंदर, यहाँ से देखो ये नहीं है यहाँ पर, इसका आगे की ओर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता है भाई, आपका इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है, ए के ऊपर। और बी नाम की बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी के अंदर ही सेम ही होगा। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लेकर आ जाऊँ तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा भाई, पहले इसके अंदर नेगेटिव लेकर आऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ए नाम की बॉडी क्या बन जाएगी भाई, आपकी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी, यानी ए के ऊपर तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और बी के ऊपर क्या बनेगा भाई, आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपकी चार्जिंग के लिए 3 मेथड सीखे। ठीक है, और एक हम इसके पीछे की ओर एक क्वेश्चन को छोड़कर आए हैं, और वो क्वेश्चन क्या है भाई, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है सेकंड नंबर का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आगे की ओर लिख देता हूँ, ये स्लाइड के कारण क्या हो गया, यहाँ पर कट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर आपको सोल्व करवा दिया, और सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख के सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का क्या है भाई, सेकंड है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर्ड ऑन द बॉडी, यानी चार्ज बॉडी के ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो आपके पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका, यानी कि सेकंड का फर्स्ट था, उसके अंदर एन का वैल्यू क्या आया था भाई, आपके पास में 10⁻19 यूनिट ही तो आया था, यही तो आया था मेरे ख्याल से, देख लो एक बार, ये रहा 10⁻⁻⁻19 यूनिट। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन सेकंड का क्या है भाई, सेकंड है, तो सेकंड का सेकंड क्या कहता है, हम कहते हैं कि इसके ऊपर आपका नेट चार्ज क्या रह जाता है भाई, नेट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस का एन ही लिखवाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब इस फॉर्मूले के अनुसार आपको चार्ज निकालना है, क्यू का वैल्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एन का वैल्यू तो है आपके पास में 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं आप कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो देखो अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 19, ठीक है, और 1.6 अपॉन इसको नीचे की ओर ले जाता हूं तो क्या हो जाता है 10⁻19, ये इससे कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर इसका यूनिट क्या चलता है भाई, गुलाम ही तो चलता है। तो Q इक्वल टू क्या बचता है भाई, 1.6 गुलाम। इसका आंसर कितना आ जाता है भाई, 1.6 गुलाम आंसर आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी संभावित संभावनाओं के साथ में मैं इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँ। तो थैंक्स फॉर टुडे।